दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें से बहुत सारे तो विदेशी थे। और घटना हुई क्या कि एक होटल में आग लग गई और वो आग बेसमेंट से लगना शुरू हुई और 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। और वहां पर जितने लोग थे जो रेस्टोरेंट में खाने आए थे, जो वहां उस बिल्डिंग में ऊपर रूम में सो रहे थे, सबकी जान चली गई, 21 लोगों की। लेकिन बात यह है कि जब बात हुई कि ऐसा हुआ क्यों, क्या ये जान बच नहीं सकती थी? तो जान बच सकती थी। ये बात निकल कर आई कि वो बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं बनी थी जो फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग बनी हो। यानी कि फायर सेफ्टी आपातकालीन स्थिति के हिसाब से उस बिल्डिंग को तैयार नहीं किया गया था। तो क्या इस देश में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है? इस देश में ऐसा नियम है। 2016 का एक नियम है, नेशनल बिल्डिंग कोड, एनबीसी जिसको हम बोलते हैं। वो ये बताता है कि कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो कैसे उसमें कुछ पैमाने तय होंगे, बिजली को लेकर के, फायर सेफ्टी को लेकर के, आपातकालीन निकास को लेकर के। यानी कि उस बिल्डिंग की गुणवत्ता निर्धारित होती है उस एनबीसी से। तो इस नियम को लागू नहीं किया गया, ये बात इसमें निकलकर सामने आई। तो घटना क्या थी कि उस होटल के बेसमेंट में आग लगी, जो कि रेस्टोरेंट था। और वहां जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो आग बढ़ना जब शुरू हुई तो एकमात्र जो रास्ता निकलने का था वो लॉक हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक था। अब वो लॉक हो गया, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कई लोग कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे, वीडियो भी आपने देखा होगा। अब वहां पे ये भी बात सामने निकल कर आई कि 6 कमरों की लेकर के परमिशन थी, लेकिन कमरे वहां पे 25 थे। और दूसरी बात ये कि वहां पे फायर एनओसी नहीं था। यानी कि कोई भी बिल्डिंग जब बनती है कॉमर्शियल यूज के लिए स्पेशली, तो आप देखें कि एक फायर एनओसी की बात होती है, लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तब होता है जब आप उन सारी बातों को मानते हैं कि फायर सेफ्टी के लिहाज से वो मानना चाहिए, जैसे कि फायर होस कैबिनेट हो, आग लगने की स्थिति में बुझाने के लिए आपके पास व्यवस्था हो, बिल्डिंग से बाहर निकलने की व्यवस्था हो, सुरक्षित एक से ज्यादा रास्ते हों। ये सारी चीजें ध्यान में आपने रख के बनाई हैं या नहीं बनाई हैं? तो इन्हीं वजह से ये घटना जानलेवा हो गई, जबकि हो सकता था इसमें जान का नुकसान नहीं होता, सिर्फ माल का नुकसान होता। अब अगली बात आती है, फायर एनओसी क्या है? तो मैंने क्या कहा कि एक अनापत्ति प्रमाण पत्र है जो कि स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब दिल्ली सरकार ने 2025 में कुछ नियमों में बदलाव किया था। पहले दिल्ली फायर सर्विस ही एनओसी देती थी, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी यानी कि अलग से कोई एजेंसी भी एनओसी दे सकती थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना चाहिए। और इसी के साथ ये भी तय कर दिया गया कि मान लीजिए 15 मीटर से कोई ऊंची इमारत है, यानी कि वो कम से कम 5 मंजिला इमारत है, उस 5 मंजिला इमारत को बनने के साथ ही बिजली का कनेक्शन लेने के पहले फायर एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी कि हो सकता है बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लग जाए, उसके पहले ही आप एनओसी ले लो। उन सब चीजों तक जाने की बात हुई, लेकिन बात यह है कि नियम माने ही नहीं गए। तो एक तरफ सवाल निकल कर आया, जिम्मेदारी किसकी है? तो किसी ने कहा फायर डिपार्टमेंट की है, किसी ने कहा एनडीएमसी की है कि 6 की जगह 25 कमरे थे। फिर किसी ने कहा, एनडीएमसी मतलब न्यू दिल्ली म्युनिसिपल जो काउंसिल है, यानी कि आप एक तरह से देखें तो एक तरफ नगर निगम, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट और तीसरी तरफ पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन बात यह कि हम उस नियम या कानून को जान ले जो लागू किया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो यहां पे एनबीसी की हम बात करेंगे, नेशनल बिल्डिंग कोड की। ये उस बिल्डिंग की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए था। तो अब क्या है, पूरी दुनिया में, दुनिया छोड़िए भारत की बात करें, क्या हर बिल्डिंग जैसे होगी? हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रेस्टोरेंट हो, क्या ये एक ही तरह के होंगे? इनको बनाने के लिए एक ही तरह के स्टैंडर्ड देने पड़ेंगे कि एक ही पैमाना आप लेके चलो? ऐसा नहीं है। स्कूल का पैमाना कुछ अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा। हॉस्पिटल में जैसे कि आप देखें तो स्ट्रेचर में लेके जाया जाता है लोगों को, तो वहां दरवाजे ज्यादा चौड़े होने चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें डिसाइड होती हैं इसी नेशनल बिल्डिंग कोड से। तो सारी अलग अलग तरह के बिल्डिंग को वर्गीकृत किया गया है ए से लेकर के जे तक। अब ए में आवासीय घर और फ्लैट, बी में शैक्षिक यानी कि स्कूल हो गया, सी में संस्थागत जैसे कि अस्पताल हो गया या जेल हो गया, डी में असेंबली जैसे कि सिनेमा हो गया या मंदिर हो गया, ई में कोई ऑफिस हो गया यानी कि दफ्तर हो गया, और एफ में, एफ का क्या है मतलब व्यापारिक, जैसे होटल या बाजार। तो ये जो थी बिल्डिंग, ये एफ कैटेगरी में आती थी। एफ कैटेगरी में जो भी सुरक्षा मानक थे कि उस बिल्डिंग को बनाते वक्त ध्यान में रखे जाने चाहिए, वही ध्यान नहीं रखे गए। अगली बात ये आती है कि एनबीसी के मुख्य नियम आप जान लें तो जीवन सुरक्षा के कुछ नियम थे, जैसे किसी भी बिंदु से बाहर निकलने का बाधा मुक्त रास्ता अनिवार्य है। यानी कि एक व्यक्ति अपने होटल से कमरे में निकला, कमरे से बाहर निकला, अब उस जगह पर वो जहां भी खड़ा हो, वहां से बाहर निकलने का एक ऐसा रास्ता हो जिसमें उसको रुकावट ना आए, वो बंद ना हो रास्ता। फिर एग्जिट की संख्या, एक ही रास्ता ना हो, उस बिल्डिंग में घुसने का रास्ता एक है, बाहर निकलने का रास्ता एक ही है।
ये बहुत जरूरी बात है कि वहां एग्जिट का भी एक रास्ता हो, जैसे कि यहाँ दृष्टि में भी एग्जिट के रास्ते हैं, एक से ज्यादा हैं, कई हैं। फिर उसके बाद ट्रेवल डिस्टेंस, कमरे से एग्जिट तक अधिकतम दूरी निर्धारित हो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक कमरा है उससे एग्जिट तक, ऐसा नहीं कि एक कमरा है उससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर है। एक से ज्यादा एग्जिट रास्ते इसीलिए कहे गए हैं कि कुछ कुछ दूरी पे और एग्जिट रास्ते हों। और उसके बाद जो सीढ़ी का रास्ता है वो बंद हो। बंद का मतलब क्या है, इस तरह से बंद हो कि वो खुल सकता हो, लॉक ना हो, लेकिन जो धुआं है वो धुआं सीढ़ी के रास्ते में ना जा सके। वो क्यों ना जा सके, क्योंकि वो रास्ते में अगर धुआं आ गया तो लोग फायर एग्जिट वाले रास्ते से निकलेंगे कैसे। अगर धुआं आ जाएगा तो एक तो आग भी आगे बढ़ने का खतरा रहता है, दूसरा वो धुएं की वजह से जान जाने का जोखिम रहता है, वो भी सांस लेने में दिक्कत। तो वो रास्ता ऐसा हो कि बंद रहता है। आप तौर पर आप मॉल वगैरह गए होंगे तो आप देखेंगे जो एग्जिट के जो सीढ़ियां होती हैं वहां बड़े बड़े हैवी दरवाजे लगे रहते हैं। तो वो हैवी दरवाजे ये भी काम करते हैं कि मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह में या बिल्डिंग के अंदर कहीं आग लग गई तो उस रास्ते में धुआं ना आ रहा हो, वहां से लोग इजिली निकल सके। फिर आग में लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये भी इसमें मेंशन है। और कंसील्ड डक्ट्स को फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से सील करें, जैसे कि जो बिजली की तारों की, पानी के लिए पाइप्स वगैरह होती है ना, तो ये सब पाइप बिल्डिंग में अलग अलग होती है हवा को निकलने के लिए भी। तो इसको इस तरह से इसको सील किया जाए कि जो भी तार निकल रही है, चीजें निकल रही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उससे हवा ना निकले, धुआं ना निकले। जैसे धुआं उसी से पास होगा तो एक कमरे से दूसरे कमरे, पूरी बिल्डिंग में ऐसे फैलता जाएगा और वही तो धुआं जानलेवा हो जाता है। फिर उसके बाद हाई राइज के बारे में देखिए, हाई राइज बिल्डिंग किसे कहा गया है, जो 15 मीटर से ऊपर है। अब 15 मीटर से ऊपर ये भी थी मालवीय नगर की, साउथ दिल्ली की, तो हाई राइज की परिभाषा तय है। फिर 24 मीटर से ऊपर कोई बिल्डिंग है तो उसमें एक रिफ्यूजी एरिया होनी चाहिए, यानी कि और ऊंची बिल्डिंग है तो रिफ्यूजी एरिया मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जो 24 मीटर से ऊंची है, वहां आग लग गई है, तो हर फ्लोर पर वहां पे रिफ्यूजी एरिया होना चाहिए। और हर 15 मिनट में, अब रिफ्यूजी एरिया का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी जगह जो सुरक्षित हो, वहां पे जान जाने का खतरा ना हो और वहां पर लोग इंतजार कर सकें कि अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा तो उसी जगह पहुंचेगा उनके पास जहां पे वो सुरक्षित होंगे, भले वो बाहर ना निकल पा रहे हो। इसलिए रिफ्यूजी एरिया होना चाहिए। और एक फायर कमांड, एक ऐसा स्टेशन भी होना चाहिए हाई राइज बिल्डिंग में जहां पे एक मॉनिटर करने की जगह हो, वहां पे नक्शे लगे हों उस पूरी बिल्डिंग के, उस बिल्डिंग को समझना उस जगह से, तो फायर सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें यहां पे होंगी इस फायर कमांड स्टेशन में, और उस बिल्डिंग का पूरा नक्शा होगा। फिर एक प्रेशराइज्ड स्टेयर की बात की गई है, जैसे कि मान लीजिए जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे में आप हवा भर दें और उसके बाद गुब्बारे को खोल दें, तो बाहर की हवा गुब्बारे के अंदर नहीं जाएगी, गुब्बारे की हवा ही बाहर जाएगी, तय है। इसी तरह से जो स्टेयर का रास्ता है उसमें यह कहा गया है कि अब चूंकि स्टेयर इंक्लोज्ड होगा डोर से, हर तरफ से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, अब जब वो इंक्लोज होगा उसमें हम प्रेशराइज्ड एयर, हवा चला करके इतनी हवा भर दें कि बाहर से जब कोई धुआं आए तो अंदर ना आ पाए, क्योंकि वो प्रेशराइज्ड एयर रहेगी, जैसे दरवाजा खुलेगा तो अंदर की एयर ही बाहर की ओर धक्का मारेगी, तो जो धुआं है वो अंदर उस स्टेयर वाले रास्ते पे नहीं आएगा। तो ये प्रेशराइज्ड स्टेयर होनी चाहिए, ये बात भी बड़ी है, आपको इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। और फायर लिफ्ट, यानी कि एक तो लिफ्ट होती है जो सबके लिए कॉमन यूज के लिए, अग्निशमन कर्मियों के लिए भी एक अलग से रास्ता होना चाहिए। आपने ऐसी लिफ्ट देखी है कहीं पे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद एक पर्सनल कार्ड, हर जो भी उस बिल्डिंग में है उसको एक फायर इंस्ट्रक्शन कार्ड भी मिलना चाहिए, जिससे कभी जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो उसको अंदाजा रहे कि आगे की स्थिति में उसे क्या करना है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। तो अब ये जो मुख्य बातें थी एनबीसी की, नेशनल बिल्डिंग कोड की, ये हर बिल्डिंग के कैटेगरी के हिसाब से इसमें नॉर्म्स दिए गए हैं। उसके बाद अगली बात आती है निष्कर्ष की बात करें तो कुल मिलाकर कानून था लेकिन शायद उचित पालन नहीं हुआ। 3 एजेंसियों की चूक इसमें दिखाई दी, एक तरफ हमने देखा जो नगर पालिका है, दूसरी तरफ हमने देखा जो फायर एनओसी का मुद्दा है, तीसरी तरफ जांच नहीं हुई वो। फिर यहां पे दिखाई दिया कहीं ना कहीं लापरवाही, बिल्डिंग को बनाने में एक लालच भी था। और उसके बाद जो फायर सूची है राज्य सूची का विषय था, तो एक तरफ नियम बना रहा है केंद्र सरकार, फायर जो है इसको सर्विस को लेकर के राज्य सूची का विषय है, तो जिम्मेदारी बटी हुई है। जब जिम्मेदारी बटी हुई है
तो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है और ज्यादा इसमें आगे भी से कानून को लागू करवाने की आवश्यकता है। फिर नियम बनाना काफी नहीं है, लागू करना जरूरी है। ये बात, ये दुर्घटनाएं हमें याद दिलाती हैं। यानी कि हम वो सारे नियम जानते हैं जो सरकार ने हमें दिए हैं, लेकिन अगर हम लागू ही नहीं करवाएंगे तो बिल्डिंग सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इन सारी बातों का मुद्दा ये था कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछे बिल्डिंग के मानकों के बारे में या सुरक्षा से संबंधित क्या कोई ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं तो आपको पता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपसे जुड़ा कुछ सवाल है इसी टॉपिक से कि मालवीय नगर अग्निकांड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का पार्ट 4 अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित है। अग्निशमन सेवा संविधान की राज्य सूची का विषय है और 15 मीटर से ऊंची इमारतों में रिफ्यूजी एरिया अनिवार्य है और आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग निषिद्ध है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, 1 और 2, 1 2 4, 2 3 4 या 1 2 3 4। तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।